नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है, उनके कार्यपत्रक 61 से 65 व आंकलन 11 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 61। गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस गद्यांश को पढ़ेंगे अपन, फिर इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के जवाब देंगे। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है अनुच्छेद, देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक प्रयास और आंदोलन किए। भूकंप और पीड़ितों की सेवा तथा अत्यंत परिश्रम करने के कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। वकालत की शिक्षा प्राप्त करके थोड़े ही समय में उन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। वे इनके विचारों से इतने प्रभावित थे कि वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ये ही आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया कि इन्होंने किस प्रकार गांधी जी के प्रभावित होकर के और उन्होंने असहयोग आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो शुरू करते हैं इससे संबंधित पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। तो किसके विचारों से प्रभावित हुए थे? गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए थे। देखते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने। तो लोकप्रिय नेता बनने के पीछे कुछ कारण रहे हैं। क्या क्या कारण रहे हैं? सबसे पहला कारण देखा जाए तो भूकंप पीड़ितों की इन्होंने सेवा की थी तथा अत्यंत परिश्रम करने के कारण ये ज़्यादा लोकप्रिय बन गए। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी। जो राजेंद्र प्रसाद जी है, इन्होंने वकालत छोड़ करके असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो क्यों छोड़ी? क्योंकि इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। चौथा देख लेते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला, परिश्रम शब्द का समानार्थी शब्द, इन परिश्रम का समानार्थी का मतलब समान अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? मेहनत। मेहनत इसका समानार्थी शब्द है। 2 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला देखते हैं प्रभावित। प्रभावित का विलोम होता अप्रभावित। लोकप्रिय का विलोम होता अलोकप्रिय। सहयोग का विलोम होता असहयोग। सफल का विलोम होता असफल। इस प्रकार इनके विलोम शब्द लिखने थे। देखते हैं प्रश्न नंबर 3, वाक्य पूरे करने हैं। बच्चों अपने को यहाँ वाक्य पूरे करके बताने हैं कि, के, को और की से वाक्य पूरे करने हैं। तो देख लेते हैं कि ये लगने से कैसे वाक्य पूरे होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसानों की समस्या को दूर किया। तो यहाँ की आ जाएगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। कौन? राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने भूकंप पीड़ितों की बहुत सहायता की। आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ को आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न देखने थे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या नया करेंगे? कोई 2 कार्य संक्षिप्त में बताओ। तो सबसे पहले तो देश का राष्ट्रपति अगर बना दिया जाए तो पहला काम तो यही करना है कि एक देश एक मतदान की पॉलिसी लेके आएंगे। दूसरा, देश में आमजन को रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध करवाने का कार्य भी करेंगे। इस तरह अपना कार्यपत्रक 61 पूरा होता है। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 62 की तरफ। 62 भी एक गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पढ़ लेते हैं इस गद्यांश को कि एक समय की बात है जब गधे जंगल में ही रहते थे। वे सारा दिन घास खाते और पेड़ की छांव में आराम किया करते। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली, तुम जंगल से भाग जाओ नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। गधे ने सोचा मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए और वह गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में गधे को एक नदी मिली जहां धोबी लोगों के कपड़े धो रहे थे। गधे ने धोबी से पूछा, क्या मैं गांव में रह सकता हूँ? धोबी ने कहा,
रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम गांव में रह सकते हो। गधे ने कहा ठीक है, और उस दिन से गधा धोबी के पास रहने लगा। तो इस तरह की छोटी सी कोई कहानी थी। इस कहानी के अंश को पढ़ने के बाद में इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। क्या पहला प्रश्न आया इससे संबंधित कि दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न ये है कि गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया। तो गधे को जंगल में डराने वाली एक लोमड़ी थी चालाक, उसने डराया। दूसरा, जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं, तो वन नाम से जानते हैं। छांव का अर्थ क्या होता है, साया। कौन कौन से पशु है वो घास खाते हैं, तो गधा भी घास खाता, गाय भी घास खाती, बकरी भी घास खाती, भैंस भी घास खाती है। इस तरीके से इनके जवाब देने थे। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को। नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर देने हैं। जैसे लोमड़ी कैसा जानवर है, तो ये एक जंगली जानवर है। ये गधा कैसा है, ये भी जंगली है। चीता कैसा है, जंगली है। कुत्ता कैसा है, पालतू जानवर है। 4 नंबर को देख लेते हैं। नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताने हैं। आपको इसमें विलोम शब्द बताने हैं वाक्य के अंदर कि नीतू धूप में चलते चलते थक गई और रुक कर पेड़ की छांव में या छाया में आराम करने लगी। तो इसका विलोम हो गया धूप का विलोम छांव या छां। दूसरा, लोमड़ी चालाक जानवर है, लेकिन गधा क्या है, मूर्ख। तो चालाक का विलोम हो गया मूर्ख। इसी तरह है तीसरा देख लेता है, मुझे गांव अच्छा लगता है लेकिन मेरी बहन को शहर। तो गांव का विलोम हो गया शहर। आज स्कूल बंद है लेकिन कल स्कूल खुला जाएगा, यानी बंद का विलोम खुल हो गया या खुल जाएगा। इस तरीके से कार्यपत्रक नंबर 62 पूरा होता है। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 63 की तरफ। इसी में भी एक गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के जवाब देने हैं। पढ़ते हैं गद्यांश को। क्या कह रहा है गद्यांश। गर्मी का मौसम है। मीना के गांव में बहुत कड़ी धूप है। धूप के कारण दिन भर प्यास लगती है। मोहन बार बार पानी मांगता है। इससे मीना और सीमा तंग आ गई, पर क्या करें, मोहन का हाथ पानी की मटकी तक नहीं पहुंच पाता है। गर्मी का यह मौसम आम और तरबूज का भी है। भोर होते ही मीना सीमा पेड़ के नीचे आम ढूंढने निकलती हैं। रात में अगर तेज हवा चलती हो तो दोनों और भी खुश नजर आती हैं। नमक और मिर्च लगाकर हरे आम खाना मीना को बहुत पसंद है। इस प्रकार कहानी का कुछ अंश है। इनको पढ़ने के बाद में इनसे संबंधित प्रश्नों को अपन देख रहे हैं, हल करेंगे इस प्रश्नों को। प्रश्न ये आया है कि साल में 4 तरह के मौसम आते हैं। यहाँ गर्मी के मौसम की बात की गई है। शेष 3 मौसमों के नाम बताओ। तो गर्मी के बाद सर्दी आती है, फिर बरसात आती है, फिर बसंत आती है। इस प्रकार बताओगे। दूसरा है कि रात में तेज हवा चलने से मीना और सीमा खुश क्यों होती है, लिखो। तो खुश होने का कारण यही है कि तेज हवा चलने से आम झड़ जाते हैं, जिससे मीना और सीमा को बहुत सारे आम आसानी से मिल जाते हैं। तो खुशी जो मिलती है इनको, वो इस प्रकार मिलती है। बढ़ते हैं अगले 3 नंबर प्रश्न की तरफ कि इस समय कौन सा मौसम है और इस मौसम में कौन कौन से फल आ रहे हैं। तो इस समय सर्दी का मौसम है। इस समय नारंगी, अमरूद, अनार, बेर, गाजर, चीकू ये सब अभी देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को कि आपने अपने घर के आसपास किन किन फलों के पेड़ देखे हैं, उनके नाम लिखिए और साथ ही अपने पसंदीदा फल का नाम भी लिखना है। तो हमारे घर के आसपास तो आम का पेड़, बेर का पेड़, अमरूद के पेड़ ये देखे हैं। आम, बेर, अमरूद आदि है। ये पसंदीदा फल इसमें अमरूद है। शिक्षक से हुई चर्चा के आधार पर 6 ऋतुओं के नाम। तो सर्द ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, बसंत ऋतु होती है, हेमंत ऋतु होती है, शिशिर ऋतु होती है और वर्षा ऋतु होती है। इस प्रकार आपको ऋतुओं के नाम बताने थे कि कौन कौन सी 6 ऋतुएं होती हैं। इसी तरह बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 64 की तरफ। इसमें पद्यांश दिया गया है। पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के जवाब देने हैं। सबसे पहले पद्यांश को ही पढ़ लेते हैं कि अम्मा चलकर देखो मैंने क्या कमाल दिखाया है, पापा जो रोपा था उस दिन। अम्मा चलकर देखो मैंने क्या कमाल दिखाया है, पौधा जो रोपा था उस दिन फूल उस पर आया है। उस दिन की ही मेहनत से अब फूल खिला कितना प्यारा, जिस दिन ढेरों फूल खिलेंगे महक उठेगा घर सारा। इस तरह की कुछ पंक्तियां हैं। पंक्तियां पढ़ने के बाद में इससे संबंधित जो प्रश्न है उसे अपन हल करने की कोशिश करेंगे। बच्चों आपको समझ में ज़रूर आएंगे। उपयुक्त कविता का शीर्षक क्या है, तो इसमें इस कविता को पढ़ा तो मेन शीर्षक है मेहनत के फूल।
दूसरा है कविता में से विशेषण शब्द ढूंढने थे, तो कमाल विशेषण शब्द था, मेहनत विशेषण शब्द है, प्यारा विशेषण है, ढेरों विशेषण है और सारा ये भी विशेषण शब्द है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं कि बच्चे की मेहनत से फूल खिला है, आप मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो हम मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, मेहनत करके अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और मेहनत करके जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, पौधा हम लगाते हैं उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमें क्या क्या करना, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसे खाद बीज देना चाहिए, समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए, ये सब हमें करना चाहिए। इस पद्यांश में से तुकबंदी वाले शब्द सारने जैसे दिखाया, आया, प्यारा, सारा, इस प्रकार तुकबंदी वाले शब्द हैं वो आपको बताने थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को, कविता के अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे। कविता के अनुसार ढेरों फूल तब खिलेंगे जब हम मेहनत करके पौधे लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उन्हें खाद पानी देकर बड़ा करेंगे, तब वो ढेरों सारे फूल देंगे। वीडियो को रोक रोक करके इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 65 की तरफ। विज्ञापन है, विज्ञापन को पढ़ना है, फिर प्रश्नों के जवाब देने हैं। इस विज्ञापन को देखेंगे कि नगर निगम जयपुर से संबंधित समस्याओं का समाधान अब एक ही नंबर 2747 पर अपनी शिकायत फ़ोन से घर बैठे दर्ज करा सकते हैं। इससे संबंधित विज्ञापन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों को देख लेते हैं। नगर निगम द्वारा ये जारी किया गया है, शिकायत के लिए कौन कौन सी श्रेणियां हैं, ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। आप किताब में आसानी से पढ़ सकते हो, इसमें साफ नहीं दिख रहा है। अपन देखेंगे प्रश्नों को कि आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो नंबर है 2747 पे शिकायत दर्ज करवा सकते हो। फिर आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो समस्याएं जो भी हो उससे संबंधित समस्याओं के लिए आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो। जैसे आपके क्षेत्र की सफाई, घर कचरा संग्रहण संबंधी कोई बात हो, मृत पशुओं से संबंधित बात हो, आवारा पशुओं से संबंधित बात हो, रोड लाइट से संबंधित कोई शिकायत हो, सड़क व सीवरेज से संबंधित कोई शिकायत हो, नाली की मरम्मत से संबंधित कोई शिकायत हो, अवैध निर्माण से संबंधित कोई शिकायत हो, तो ये सब शिकायतें अपन इन नंबरों से अपन दर्ज करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी। तो हमें सबसे पहले मोबाइल नंबर देने होंगे, शिकायतकर्ता का नाम बताना पड़ेगा, तभी जाके शिकायत होगी। यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है। ये जो विज्ञापन आपने ऊपर पढ़ा है तो ये नगर निगम जयपुर के द्वारा जारी किया गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 आगे। विज्ञापनों से हमारा जीवन सरल हो जाता है कैसे। विज्ञापनों से हमें अनेक बातों की जानकारी प्राप्त हो जाती है, घर बैठे ही अनेक समस्याओं का समाधान मिल जाता है। अब देखते हैं आकलन नंबर 11। इसी में एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ करके इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं गद्यांश को। गद्यांश कुछ इस प्रकार हैं। पुराने समय की बात है, एक बार एक थका हारा यात्री रात के समय एक धर्मशाला के सामने पहुंचा। उन दिनों धर्मशालाओं में यात्रियों के ठहरने की मुफ्त व्यवस्था होती थी। यात्री ने देखा कि धर्मशाला का दरवाज़ा बंद है तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से चौकीदार की आवाज़ आई, दरवाजे का ताला केवल चांदी की चाबी से खुलता है। यात्री चौकीदार की बात समझ गया और उसने दरवाजे के नीचे से 1 रुपया खिसका दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। यात्री भी कुछ कम न था। उसने बहाने से चौकीदार को बाहर कुछ लेने भेजा और दरवाज़ा बंद कर दिया। चौकीदार ने वापस आकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से यात्री ने चौकीदार वाली बात दोहरा दी। चौकीदार ने वही रुपया दरवाजे के नीचे अंदर खिसकाया और अपना रुपया वापस पाकर यात्री ने दरवाज़ा खोल दिया। अब चौकीदार को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। तो ये कुछ कहानी थी, काल्पनिक कहानी है। इस काल्पनिक कहानी को पढ़ने के बाद में इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उसको अपन हल करेंगे। पहला प्रश्न आया है कि थका हारा यात्री रात गुजारने के लिए धर्मशाला में गया। यात्री ने दरवाज़ा खटखटाया क्योंकि दरवाज़ा अंदर से क्या था, बंद था। चौकीदार के अनुसार ताला खुलता है चांदी की चाबी से खुलता है। चांदी की चाबी से खुलता है।
अगला प्रश्न, चौकीदार के बाहर जाने पर यात्री ने क्या किया? दरवाज़ा बंद कर दिया। अगला विलोम शब्द मुफ्त का विलोम है सशुल्क, इंतजाम का है बद इंतजामी। इस तरह इनके ये विलोम है। तो अपने कार्यपत्रक 61 से जो 65 और आकलन 11 है वो पूरे हो जाते हैं। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी क्लास जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आगे की क्लास आए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।